Hello students, once again welcome to my online class. In continuation with my previous lecture जिसमें हमने जनरल अबाउट एपिफाइटोटिक्स पढ़ा था, आज हम बात करेंगे कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी डिजीज़ की एपिडेमिक्स के लिए या एपिफाइटोटिक्स के लिए. नाउ यू मस्ट नो द टर्म एपिडेमिक्स एंड एपिफाइटोटिक्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज. ओके, so the term epiphytotics, it is generally used for the plants. Okay, the factors that affect the development of epidemic. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो सबसे पहले होस्ट फैक्टर्स. होस्ट फैक्टर्स में वन बाय वन ए लेवल ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस और ससेप्टेबिलिटी ऑफ द होस्ट, कि होस्ट कितना रेजिस्टेंट है जेनेटिकली या कितना ससेप्टेबल है, वो एक मेन फैक्टर है. तो ससेप्टेबिलिटी, इनहेरेंट करेक्टर, लैक ऑफ एबिलिटी टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ अ पैथोजन और अदर डैमेजिंग फैक्टर्स. तो ये जेनेटिक फैक्टर है कि जेनेटिकली भी कोई प्लांट वीक हो सकता है या स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ससेप्टेबल हो सकता है या रेजिस्टेंस हो सकता है. देन रेजिस्टेंस, the ability of an organism to exclude or overcome completely or in some degree. Okay, then true resistance क्या होती है और apparent resistance क्या होती है? True resistance gene control, example vertical and horizontal resistance. Then apparent resistance not genetically control, डिजीज़ एस्केप टू ओवरकम द डिजीज़. तो एक होती है ट्रू रेजिस्टेंस जो कि जीन से कंट्रोल होती है, और एक होती है एपरेंट रेजिस्टेंस जो कि जेनेटिकली नहीं होती पर वो प्लांट उसको डिजीज़ को एस्केप कर सकता है या ओवरकम कर सकता है. देन डेवलपिंग फैक्टर्स, डिजीज़ टॉलरेंस, डिजीज़ अकर बट नॉट इकोनॉमिक लॉस, मतलब प्लांट में डिजीज़ होती है पर वो उसको डिजीज़ को टॉलरेट कर सकता है. ओके, देन रेस, अ जेनेटिकली एंड ऑफन जियोग्राफिकली डिस्टिंक्ट मैटिंग ग्रुप विद इन अ स्पीशीज़ ऑफ अ पैथोजन. तो रेस क्या कहलाती है? इट इज़ अ जेनेटिकली एंड ऑफन जियोग्राफिकली डिस्टिंक्ट मैटिंग ग्रुप्स होते हैं. जियोग्राफिकली अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं और ये जेनेटिकली भी अलग होते हैं, अलग अलग लोकेलिटी के, उनके बीच में जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो एक रेस हमें बनती है विद इन अ स्पीशीज़ ऑफ ए सेम स्पीशीज़ ऑफ ए पैथोजन के बीच में. अलग अलग जोग्राफिकल एरिया की स्पीशीज़ में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें एक न्यू रेस मिलती है. देन बी, डिग्री ऑफ, ये सारे होस्ट फैक्टर्स हैं. तो पहला आपने स्टडी किया जेनेटिक. Then degree of genetic uniformity of the host plant. Example, vegetative propagated crop, self-pollinated crop, monoculture, especially clones. Types of crops, annual crops and foliar and fruit diseases develop much more rapidly in weeds. देन पेरिनियल वुडी डिजीजेस टेक लॉन्गर टाइम टू डेवलप. तो मतलब जो टाइप ऑफ क्रॉप्स है, जो एनुअल क्रॉप्स है या जिनमें फ्रूट डिजीजेज है, वो जल्दी या रैपिडली होती हैं एज़ कम्पेयर टू द पेरिनियल जो वुडी ट्रीज़ हैं, उनमें लॉन्गर टाइम लगता है डिजीज़ को डेवलप होने में. देन एज ऑफ क्रॉप प्लांट, कि उसकी एज क्या है. प्लांट चेंज इन देयर ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज विथ एज. सम प्लांट्स आर ससेप्टेबल ओनली ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड एंड बिकम रेजिस्टेंट ड्यूरिंग मैच्योर पीरियड. तो जो एज ऑफ क्रॉप है वो भी एक मेजर फैक्टर है. सपोज़ कई प्लांट्स जब वो जुवेनाइल होते हैं, जब ये यंग होते हैं तो वो ससेप्टेबल होते हैं, पर जब वो उस एज को पार कर लेते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं. कुछ प्लांट्स के अंदर जब वो बहुत ओल्ड होते हैं तो वो ससेप्टेबल हो जाते हैं. तो अलग अलग प्लांट्स के अंदर वो कब ससेप्टेबल होंगे और रेजिस्टेंट, ये भी उनकी एज ऑफ क्रॉप प्लांट पर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो प्लांट्स कैसे बिहेव करेंगे. देन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू होस्ट्स. ओके, अब एज ऑफ द क्रॉप प्लांट पर ये देखिए ग्राफ बनाया है कि ग्रोथ पीरियड क्या है और ये एडल्ट पीरियड क्या है इसके अंदर. तो अलग अलग जो हैं वो अलग अलग इसके अंदर ग्राफ्स आप देख रहे हैं. चेंजेस ऑफ ससेप्टेबिलिटी ऑफ प्लांट पार्ट्स विद एज इन पैटर्न 1. अब आप पैटर्न 1 में देख सकते हैं प्लांट्स आर ससेप्टेबल ओनली इन द स्टेजेस ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ. ओके, तो इसके अंदर जो पैटर्न 1 में आप मैक्सिमम ग्रोथ के टाइम पर वो क्या हैं, ससेप्टेबल है. और इन द अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, दैट इज़ 1B और A से आप देख सकते हैं, या तो अर्लीस्ट स्टेजेस में या ग्रोथ में ये ज़्यादा ससेप्टेबल हैं. इन पैटर्न 2, अब आप पैटर्न 2 की तरफ आइए. इसके अंदर क्या है, इन पैटर्न 2
Plants are susceptible only after they reach maturity and susceptibility increases with the senescence. Okay. In pattern 3, अब थर्ड के अंदर क्या है आप इसमें देख सकते हैं, plants are susceptible while very young. तो यहाँ पर ससेप्टेबिलिटी दे रखी है ना, इधर देखिए थर्ड वाली लाइन में देखिए जो ग्राफ है वो ऊपर है ससेप्टेबिलिटी का. तो प्लांट्स आर ससेप्टेबल व्हेन दे आर यंग एंड अगेन आफ्टर दे रीच मैच्योरिटी. तो ये इस तरह से यू शेप का कर्व है कि ससेप्टेबल जब वो यंग एज हैं तो भी वो ससेप्टेबल है, और जब वो वापस अपना ग्रोइंग एज ओल्ड मैच्योरिटी की तरफ आ रहे हैं तो भी वो ससेप्टेबल है. और इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. तो एज ऑफ क्रॉप भी अलग अलग प्लांट्स अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं. देन होस्ट फैक्टर्स के बाद नेक्स्ट आर पैथोजेनिक फैक्टर्स. उसमें सबसे पहले लेवल ऑफ विरुलेंस एंड एग्रेसिवनेस, कि पैथोजन की विरुलेंट कितना है वह कितना एग्रेसिव है. तो विरुलेंस डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ अ गिवन पैथोजन, वो क्या कहलाता है, उसका विरुलेंस कहलाता है. एंड एग्रेसिवनेस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इनोक्यूलम्स विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके. तो व्हाट इज एग्रेसिवनेस, कि वो कितना इनोक्यूलम प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब यदि कम टाइम में वो ज़्यादा इनोक्यूलम प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या है, बहुत एग्रेसिव है. मतलब क्योंकि ज़्यादा इनोक्यूलम बन रहा है तो डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैल सकती है. और कितनी डिजीज़ कॉज करने की उसमें कैपेसिटी है वो क्या है, उसकी विरुलेंस होती है. ओके. देन क्वांटिटी ऑफ इनोक्यूलम नियर होस्ट, दैट इज़ क्यू. अब आप आगे पढ़ेंगे तो क्वांटिटी कितनी है इनोक्यूलम की होस्ट के पास, ये भी डिपेंड करता है उस पर. देन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजन. अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट टू एपिडेमियोलॉजी इज दैट डिफरेंट पैथोजेंस पॉपुलेशन हैव डिफरेंट डिजीज साइकिल. अलग अलग पैथोजन का डिजीज साइकिल अलग अलग होता है. ये भी एक मेजर फैक्टर है कि एपिडेमियोलॉजी के लिए कि वे वो किस तरह से रिएक्ट करेगा पैथोजन. मोनोसाइक्लिक क्या होती हैं, सिंगल साइकिल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, इनका सिर्फ एक साइकिल है. दैट मीन्स पैथोजन दैट कंप्लीट वन और इवन पार्ट ऑफ वन डिजीज साइकिल ईयर आर कॉल्ड मोनोसाइकिल पर ईयर. दैट मीन्स उनका एक डिजीज साइकिल है पर ईयर, वो क्या कहलाती हैं, मोनोसाइक्लिक कहलाती हैं. इन मोनोसाइक्लिक पैथोजेंस द प्राइमरी इनोक्यूलम इज द ओनली इनोक्यूलम अवेलेबल फॉर द एंटायर सीजन. बिकॉज नेक्स्ट तो वो क्रॉप भी अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ जो प्राइमरी इनोक्यूलम है उन्हीं से ही इन्फेक्शन फैलता. देयर इज नो सेकेंडरी इनोक्यूलम एंड नो सेकेंडरी इन्फेक्शन. ओके. तो मोनोसाइक्लिक के अंदर क्योंकि उनका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जो भी प्राइमरी इनोक्यूलम है या जो प्राइमरी स्पोर्स बनते हैं उन्हीं से ही इन्फेक्शन फैल रहा है. The amount of inoculum produced at the end of the season, however, is greater than at the start of the season. Okay, so that the amount of inoculum may increase steadily from year to year. This representation of plants' disease over time is referred as the disease progressive curve. Graphically, disease caused by the monocyclic pathogens looks like a saturation curve. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में डिजीज़ है, नीचे टाइम है. तो मोनोसाइक्लिक डिजीज़ का विद इन टाइम, बिकॉज इनोकुलेशन बढ़ता जा रहा है, जैसा कि अपने पहले आप डिस्कशन कर चुके हैं. तो इनोकुलम उनका बढ़ता जा रहा है, तो टाइम के साथ साथ डिजीज़ भी बढ़ती जाती है मोनोसाइक्लिक डिजीज़ के अंदर, या वो पैथोजेंस जिनका डिजीज़ साइकिल मोनोसाइक्लिक होता है. ओके. Now, rate of increase of disease over time can be represented by a simple interest function. तो जो मोनोसाइक्लिक डिजीज़ है टाइम है, XT दैट इज इनका XT क्या, इट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिजीज़ ओवर टाइम. उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, X से, XT से. Q क्या है, जो कि इनोक्यूलम उनको मिल रहा है. R क्या है, रेट, और T क्या है, टाइम. तो XT इज इक्वल टू QRT. तो मोनोसाइक्लिक में QRT तीनों ही इक्वल इम्पॉर्टेंस है उनकी, और X इज इक्वल टू आप QRT देख सकते हैं. द मोनोसाइक्लिक मॉडल वेंडर प्लैंक इन 1963. It is clear from the above model of a monocyclic epidemic that Q, R and T have equal weight in their effect on X. X मतलब किस रेट से डिजीज़ इंक्रीज हो रही है, उसमें Q, R और T दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है. A reduction in the initial inoculum or the rate of infection will result in a reduction in the level of disease by the same proportion at any time T. So what is reduction in the initial inoculum, that is Q.
or the rate of infection, that is R, will result in a reproduction in the level of disease by the same proportion at any time t। तो किसी भी टाइम t पर Q और R की भी उतनी ही important वैल्यू है throughout the epidemic. If T can be reduced, for example by shortening the season, disease will be reduced proportionately. Okay, तो टाइम और इसका रेट और इनिशियल जो इनोक्यूलम है वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोसाइक्लिक मॉडल के अंदर। Examining these models, we can see that in both there are three ways in which we can reduce X at any point in the epidemic. X क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिजीज। तो X को हम किस तरह से कम कर सकते हैं? ओके, QRT, दैट मीन्स या तो आप Q को कम कर सकते हैं या आप R को कम कर सकते हैं या फिर आप T को कम कर सकते हैं। इन तीनों को कम करने से क्या हो जाएगा? X कम हो जाएगा। ओके, तो पहला है रिड्यूस द इनिशियल इनोक्यूलम, दैट इज Q इन द मोनोसाइक्लिक मॉडल एंड X0 इन द पॉलीसाइक्लिक मॉडल। तो जो इनिशियल इनोक्यूलम है उसको हम पॉलीसाइक्लिक में जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसको हम डिनोट करेंगे XO से या X0 से। एक्चुअली X0 इज द इनिशियल इंसिडेंस ऑफ डिजीज विच इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल इनोक्यूलम। ओके, तो इनिशियल इंसिडेंस ऑफ डिजीज या इनिशियल इनोक्यूलम दोनों क्या हैं? एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट हैं। तो पहला चीज़, यदि आपको X रिड्यूस करना है तो Q कम कर सकते हैं, दैट इज इनिशियल इनोक्यूलम कम कर सकते हैं। देन रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब आप R को कम कर सकते हैं। मोनोसाइक्लिक में हम इसे स्मॉल r से कैपिटल R से डिनोट करते हैं और पॉलीसाइक्लिक के अंदर में इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। देन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द एपिडेमिक, यदि आप एपिडेमिक का ड्यूरेशन या टाइम भी कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एपिडेमिक अपने आप कम हो जाएगी। तो आप T को भी कम कर सकते हैं, दैट मीन्स X इज इक्वल टू QRT। तो Q, R और T तीनों में से यदि आप कोई भी फैक्टर कम करके हम X को कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसाइक्लिक डिजीज़ कौन से हैं? ब्लैक लैग ऑफ पोटैटो, जो कि किससे होती है? एरवीनिया कैरेटोवोरा, वर्टिसिलियम विल्ट, सीरियल सिस्ट ऑफ निमेटोड। ये सारे मोनोसाइक्लिक डिजीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। देन पॉलीसाइक्लिक या मल्टीपल साइक्लिक पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। उस पहले जो मोनोसाइक्लिक को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि वो होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, उनका कोई सेकेंडरी इनोक्यूलम या सेकेंड फेज ऑफ डिजीज़ नहीं है। पॉलीसाइक्लिक में मतलब एक से ज़्यादा उनके साइकिल्स होंगे या मल्टीपल साइकिल्स होंगे डिजीज़ के। ओके, so most pathogens go through more than 1 or 2 to 30 disease cycle in a growing season and are referred as polycyclic। ओके, मतलब उनके 2 से कई बार 30 तक, क्योंकि कई स्पोर्स उनके बार बार बनते जाते हैं और इन्फेक्शन फैलता जाता है। ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ सेक्शुअल स्पोर्स और अदर हार्डी स्ट्रक्चर्स सर्वाइव एज प्राइमरी इनोक्यूलम दैट कॉज इनिशियल इन्फेक्शन। जैसे कई आपने फंजाई पढ़ी हैं कि जो कुछ सपोज अपने पक्सीने आए तो यूरिडोस्पोर्स हैं, वो बार बार बनते जाते हैं और इन्फेक्शन फैलाते जाते हैं। पर जब पेरिनेशन की बात आती है, मतलब जब आपको सेक्सुअल, तो जो पेरिनेट किससे करते हैं? वो सेक्सुअल स्पोर से करते हैं और फिर वो नेक्स्ट जो भी क्रॉप लगती है उसमें वो प्राइमरी इनोक्यूलम प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो वंस इन्फेक्शन टेक्स प्लेस, लार्ज नंबर ऑफ एसेक्सुअल, सपोज कोनिडिया बन सकते हैं या जैसे मैंने अभी कहा यूरिडोस्पोर्स बन सकते हैं, कोनिडियोस्पोर्स बन सकते हैं, उनसे इन्फेक्शन फैलता है बार बार। सो वंस इन्फेक्शन टेक्स प्लेस, लार्ज नंबर्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ए सेकेंडरी इनोक्यूलम एट ईच इन्फेक्शन साइट। These spores can produce new, मतलब secondary infections that produce more asexual spores. With each cycle, the amount of inoculum is multiplied by n-fold. Means suppose एक प्लांट में asexual spores बन रहे हैं तो वो asexual spores बहुत सारे प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, फिर उन सारे प्लांट्स में बहुत सारे spores बन रहे हैं, तो इस तरह से क्या होता है? पूरा का पूरा जो क्रॉप फील्ड है वो ही इन्फेक्ट हो जाता है। Graphically, this is type of population growth is represented as a sigmoid curve. उसके तो ये आप पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ को हम सिग्मॉइड कर्व, देखिए एस शेप का कर्व है, उसकी जैसे डिनोट कर सकते हैं। और जो आपका मोनोसाइक्लिक डिजीज़ था उसका कर्व कैसा था? आपका सैचुरेटेड कर्व था। ओके, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिजीज़ ओवर द टाइम can be represented by a compound interest function.
ओके, तो यहाँ ये डिजीज़ देख सकते हैं, पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ एंड टाइम। पॉलीसाइक्लिक मॉडल के अंदर आर और टी, जैसे मैंने पहले कहा, आपको स्मॉल होंगे, और ये x0, क्यू की जगह क्या x0, जो कि अमाउंट ऑफ इनोक्यूलम या रेट ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन, वो किस तरह से, मतलब प्राइमरी इनोक्यूलम जो भी अवेलेबल है डिजीज़ के लिए, उसको हम x0 से डिनोट करते हैं। तो x इज़ द अमाउंट ऑफ डिजीज़ ऑन अ स्केल, जो कि 0 से 1 तक हो सकता है। x0 मतलब जो अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपने, इट इज़ द अमाउंट ऑफ डिजीज़ एट t इज इक्वल टू किसी भी टाइम पर। ओके, बेस ई क्या है इसका, बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, इसको हमने ई से डिनोट किया है। आर इज द एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ डिजीज इंक्रीज एंड टी इज द टाइम अंडर कंसिडरेशन ड्यूरिंग विच होस्ट एंड पैथोजन है इंटरैक्टेड। तो वो क्या है, टाइम है जिस टाइम पर होस्ट और पैथोजन का इंटरैक्शन हुआ है। ओके, द एपिडेमिक रेट फॉर पॉलीसाइक्लिक डिजीज इन कॉन्ट्रास्ट टू मोनोसाइक्लिक डिजीज इज मच ग्रेटर। जैसा आपको पता है, क्योंकि उनमें तो बार बार रिकर हो रहा है इन्फेक्शन, तो जो रेट है वो एपिडेमिक का पॉलीसाइक्लिक के अंदर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द मोनोसाइक्लिक डिजीजेज। फॉर एग्जाम्पल, द एपिडेमिक रेट फॉर द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि किससे हो रहा है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इज 0.3 to 0.5 यूनिट्स पर डे, and it is 0.3 to 0.6 units per day for stem rust of wheat Puccinia graminis triticide. So the polycyclic model, जैसा पहले एक्सप्लेन कर सके, if R is very high, the apparent effect of reducing X0 is to delay the epidemic. Okay, if R is very high, X0 must be reduced to very low levels to have a significant effect on the epidemic. Reducing R has a relatively greater effect on the epidemic than reducing X0. Reducing X0 makes good strategic sense only if R is low or if R is also being reduced. यदि रेट कम होएगी तभी क्या होएगा, इसका जो X है वो कम होगा। Many of these pathogens are disseminated primarily by air or airborne vectors and are responsible for most of the explosive epidemics in most crops. तो कई बार जो आपके एग्जाम्पल्स मैंने हर लेवल पे बताए हैं, तो आपके शॉर्ट नोट्स में या वैसे भी आपके आ सकते हैं क्वेश्चंस की मोनोसाइक्लिक डिजीज़ के एग्जाम्पल लिखिए, ये क्या होती हैं, या पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ के एग्जाम्पल लिखिए, ये क्या होती हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं, डाउनी मिल्ड्यूज, पाउडरी मिल्ड्यूज, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लीफ स्पॉट्स, ब्लाइट्स, ग्रेन रस्ट, एफिड बॉर्न वायरसेस एंड रूट नॉट निमेटोड्स। देन उसके बाद मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक के बाद एक थर्ड टाइप की डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं पॉलीइटिक या मल्टी ईयर साइकिल। Some pathogens take several years before inoculum they produce can be disseminated and initiate few infections. मतलब कुछ पैथोजेंस में कई साल लग जाते हैं अपना प्राइमरी इनोक्यूलम को भी प्रोड्यूस करने में, या वो अपना न्यू इन्फेक्शन को स्टार्ट करने में। मे नॉट कॉज मैनी न्यू इन्फेक्शंस ओवर अ गिवन एरिया इन अ ईयर। अमाउंट ऑफ इनोक्यूलम डज नॉट इंक्रीज ग्रेटली विद इन अ ईयर। मतलब उनका जो अमाउंट ऑफ इनोक्यूलम है वो एकदम से नहीं बढ़ता कि एक साल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। हावेवर because they survive in perineal host, they have almost as much inoculums they had at the end of the previous year. Inoculum may increase steadily या exponentially from year to year and can cause severe outbreaks when considered for several years. मतलब जो उनका इनोक्यूलम है वो साल भर साल इंक्रीज होता जाता है और अचानक ही क्या हो जाता है, उनमें एपिडेमिक्स हो जाते हैं। उनकी क्या एग्जाम्पल्स हैं पॉलीटिक डिजीज़ के, मतलब वो मल्टी ईयर डिजीज़ हैं। एक साइलेंट रहते हैं और इनोक्यूलम उनमें इकट्ठा होता है और फिर बर्स्ट होता है। सम डिजीजेस ऑफ ट्रीज, डच एल्म डिजीज, सिट्रस ट्रिस्टेजा, फंगल वेस्कुलर वेल्स, माइकोप्लाज्मल येलोज एंड वायरल इन्फेक्शंस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉलीएटिक डिजीज़ के। थैंक यू सो मच। इट इज़ नाउ नॉट येट फिनिश्ड। ओके, अब हम लास्ट एपीफाइटोटिक्स के पार्ट 3 के अंदर हम बात करेंगे कि उसको हम किस तरह से हम उनका कंट्रोल कर सकते हैं या किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं।